नमस्कार दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे इस्लामिक नेटो की काफी चर्चा हो रही है। क्या है कि अभी तक सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ आए थे, लेकिन अब यहां पर जो टर्की है उसकी एंट्री की काफी चर्चा है, जिसको लेकर इस्लामिक नेटो क्या ये फॉर्म होता जा रहा है या फिर मुस्लिम नेटो आप कह सकते हो। आप देख पाओगे खबर, टर्कीज एंट्री इनटू अ मुस्लिम नेटो, व्हाई इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लुक अवे। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है कि हो क्या रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में इस्लामिक नेटो बन गया है, कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि यहां पर जो तीन देश एक साथ आ रहे हैं, सऊदी अरब के पास पैसा है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और टर्की के पास उनकी जो मिलिट्री है और जो टेक्नोलॉजी है, तो ये सब मिलकर क्या ये दुनिया के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, भारत के लिए बड़ा खतरा बनेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 की, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। 17 जनवरी लास्ट डेट है ऑफर का और एडमिशन लेने का। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस्लामिक नेटो का मतलब क्या है। देखो, ये जो टर्म है इस्लामिक नेटो, ये कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आज के डेट में, लेकिन हाँ, मीडिया में अगर आप देखोगे, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहां पर एक इमर्जिंग डिफेंस अलाइनमेंट देखने को मिल रहा है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में। स्पेशली तीन देश की हम यहां पर बात कर रहे हैं, एक है टर्की, दूसरा है सऊदी अरब और तीसरा है पाकिस्तान। ये तीन देश कहीं ना कहीं एक साथ आ रहे हैं और इसी की वजह से नेटो स्टाइल जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसकी हम बात करें। देखो, नेटो के बारे में आप सब जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ज़्यादातर जो वेस्टर्न, जो यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अमेरिका हो गया, ये एक साथ हैं। उसके अंदर आर्टिकल 5 है जो कहता है कि अगर एक भी देश के ऊपर हमला हुआ तो यहां पर सभी पर हमला माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर इसीलिए ये जो तीन देश सामने आए हैं और जिस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट आपस में बन रहा है, ये आप समझिएगा कि आगे चलकर इसमें और भी कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज शामिल हो सकते हैं और ये एक नेटो का फॉर्म ले सकता है। हाउएवर, यहां पर ध्यान रखना है कि अनलाइक नेटो, अभी ये जो ग्रुपिंग की हम बात करें, इसमें कोई भी फॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, चार्टर नहीं है, सॉरी, और यहां पर कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ट्रीटी बाउंड अभी ये नहीं है, और जो फंक्शन है वो बायलैटरल और ट्रायलैटरल डिफेंस अरेंजमेंट के थ्रू हो रहा है। मतलब कोई फॉर्मल चीजें अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ना, इसीलिए इसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका आइडिया ओरिजिनेट कहां से हुआ। देखो, पिछले साल आपको याद होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस अंडरस्टैंडिंग हुई थी और यही अपने आप में एक बड़ा सिग्नल था। पाकिस्तान और सऊदी अरब, आप सब जानते हैं, कई दशकों से उनकी मिलिट्री टाइज चल रही है। पाकिस्तान क्या करता है, अपने जो सैनिक हैं वो सऊदी अरब को प्रोवाइड करता है, सऊदी अरब वापस में जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि पाकिस्तान आप सब जानते ही हो, हमेशा से ये क्राइसिस में ही रहा है, पैसे की जरूरत है। तो स्ट्रैटेजिक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग जो हुई थी 2025 में, उसमें म्यूचुअल डिफेंस कंसल्टेशन की चर्चा हुई, ज्वाइंट एक्सरसाइज की चर्चा हुई और स्ट्रैटेजिक डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई है इसके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर माना जाएगा, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ वो सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा। तो दोनों देश एक साथ आएंगे और वो फाइट करेंगे। ऑल्दो ये सब खुलकर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी है ये चीज हुआ था। तो यहां तक भी नेटो की ऐसा कोई बड़ी चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही यहां पर अभी पिछले कुछ दिनों से टर्की की एंट्री की बात हो रही है, इसलिए नेटो अब यहां पर पिक्चर में आ चुका है, क्योंकि टर्की अब चाहता है कि वो भी इसका पार्ट बने। जो अपना बेसिकली टर्की भी चाहता है कि अपनी जो लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड में उसको एक्सपैंड करे। टर्की नहीं चाहेगा कि वो पीछे रह जाए। यहां पर जो ओवर डिपेंडेंस है वेस्टर्न सिक्योरिटी गारंटीज पर, उसको कम करना चाहता है टर्की, और साथ ही साथ अपना जो इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री है उसका फायदा उठाना चाहता है, उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो ये जो कन्वर्जेंस है, दैट इज व्हाई इट हैज क्रिएटेड इस्लामिक नेटो नैरेटिव। अच्छा, यहां पर अब हम तीन पिलर्स की बात करेंगे अलग अलग। एक तो सऊदी अरब, सऊदी अरब क्या प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान क्या दे रहा है और टर्की क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखो, जब हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, लिटरली बहुत सारा पैसा है। सऊदी अरब यहां पर मैसिव डिफेंस फंडिंग कैपेसिटी रखता है, बहुत सारा पैसा प्रोवाइड कर सकता है, गल्फ और इस्लामिक वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस है, और इसकी जो ज्योग्राफी है वो भी काफी स्ट्रैटेजिक है। चाहे आप यहां पर रेड सी की बात करें, यहां पर आप पर्शियन
गल्फ की बात करें और जो चोक पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो एनर्जी चोक पॉइंट्स हैं, तो उन सबको कंट्रोल करता है सऊदी अरब। तो उसके पास काफ़ी एडवांटेज है। और सऊदी अरब को इस तरह के ब्लॉक की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगेन उसको भी लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से अभी तक प्रोटेक्शन मिला हुआ था, यूएस उसको सपोर्ट कर रहा था, प्रोटेक्शन मिला था, कभी भी वो खो सकता है। आपको याद होगा अभी ट्रंप के पहले बाइडन थे, तो उस समय कसोगी की हत्या को लेकर काफी ज्यादा मामला उछला था, राइट? तो उस समय बाइडेन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि क्या सऊदी अरब के ऊपर प्रोटेक्शन को हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से सऊदी अरब रशिया और चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा था। तो इसीलिए आई होप आप समझ पा रहे होगे कि सऊदी अरब को भी लगता है कि वेस्टर्न प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं है, वो कभी भी जा सकता है। और इसके अलावा काफी सारा थ्रेट है ईरान से, रीजनल मिलिशिया से, मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर से। तो सऊदी अरब भी चाहता है कि कुछ इस प्रकार का सिक्योरिटी रहे उसके पास, अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है। दूसरा, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर और मैन पावर है। देखो, पाकिस्तान आप सब जानते हो पूरे इस्लामिक कंट्रीज में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के पास। इसीलिए अगर कोई भी ब्लॉक में कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान को साथ लेकर जाना चाहता है, द सिंगल बिगेस्ट रीजन इज कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, लार्ज बैटल एक्सपीरियंस्ड आर्मी भी है। ऑल्दो एक्सपीरियंस्ड आर्मी आप कह सकते हो हारने के लिए, क्योंकि भारत से जब भी लड़ाई की है वो हारे ही हैं, तो उसके बावजूद भी उसके पास एक्सपीरियंस है आर्मी की। तो यहां पर पाकिस्तान इस पूरे मामले में सेंट्रल क्यों हो जाता है? क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर नेटो ब्लॉक बनेगा तो उसमें एक ऐसा देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उसकी वजह से यहां पर सभी देश चाहेंगे कि पाकिस्तान इसके अंदर हो। फिर इसके अलावा स्ट्रांग मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज है गल्फ स्टेट के साथ। इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से सऊदी अरब की बैकिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली कभी यह नहीं कहा है कि हम किसी दूसरे देश के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो यहां पर स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी बन रही है उसमें यह अब साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहता है अपने बेनिफिट के लिए। अच्छा, तीसरा, यहां पर टर्की की अगर हम बात करें तो उसके पास ऑपरेशनल मिलिट्री पावर है। टर्की के पास देखिए क्या क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो में, कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस है, वर्ल्ड क्लास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टर्की के काफी फेमस है, आप सब जानते हो, बैरक्टर जो सीरीज है, नेवल, एयर और एक्सपेडिशनरी एक्सपीरियंस है उसके पास। तो टर्की इसके अंदर क्यों आना चाहता है? बिकॉज वो अपनी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो लीडरशिप है उसको असर्ट करना चाहता है। नेटो के अंदर आप देख ही रहोगे कि लगातार टर्की को आइसोलेट किया जा रहा है, तो टर्की चाहेगा कि अब वो दूसरी तरफ देखें। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर्स बिल्ड करना चाहता है टर्की, और अपना जो आर्म्स का एक्सपोर्ट है गल्फ में, साउथ एशिया में, उसको लाना चाहता है। तो ये मोटिवेशन है जिसकी वजह से टर्की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अब इस अलायंस का पार्ट बन जाए। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये जो अलायंस है, क्या ये एंटी वेस्ट अलायंस है? देखो, अभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, ये एक हेजिंग की स्ट्रैटेजी हो सकती है। हेजिंग का मतलब होता है बेसिकली आप इंश्योरेंस की तरह देखते हो। जैसे मान लो इंपॉर्टेंट है कि टर्की अभी भी नेटो का मेंबर है, सऊदी अरब अभी भी यूएस के साथ पार्टनर है, पाकिस्तान अभी भी मल्टी अलाइनमेंट मेंटेन करके रखता है, लेकिन तीनों देशों को यहां पर डर है कि वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर वो कब तक रिलाई करेंगे। यहां पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वो डिजायर करते हैं, ये मुस्लिम लेड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क डिजायर करते हैं। मतलब कि कल के डेट में इन तीनों देशों को लगता है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ उनके सर से गया तो फिर वो क्या करेंगे। तो वो इंश्योरेंस की तौर पर आप कह सकते हो कि इस अलायंस को बना रहे हैं, ताकि कल के डेट में अचानक से कभी भी जरूरत पड़े तो ये अलायंस उनका तैयार है। अच्छा, ये डिफरेंट कैसे है अभी करेंटली जो इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक है? अगर आप देखोगे इस्लामिक कंट्रीज का एक कोलेशन है जिसका नाम है IMCTC, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, जो कि सऊदी अरब के द्वारा लेड किया जाता है। ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म पर फोकस करता है। इसमें कोई भी कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज नहीं है, लेकिन जो इस्लामिक नेटो जो प्रपोज किया जा रहा है, अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें स्टेट टू स्टेट डिफेंस की चर्चा हो रही है। यहां पर स्ट्रैटेजिक डिटरेंस की चर्चा हो रही है, हाई एंड वॉरफेयर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेररिज्म। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि अभी करंट जो ब्लॉक है इस समय इस्लाम के अंदर, इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक जो बना हुआ है, उससे ये काफी डिफरेंट होने जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, भारत क्यों इतना ज्यादा कंसर्न है? देखो, अगेन हमारे मल्टी लेयर्ड कंसर्न है इसको लेकर। सबसे पहला है न्यूक्लियर डिटरेंस बैलेंस। कोई भी एक्सपेंशन अगर होता है पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक बैकिंग का, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ज्यादा एम्बोल्डन हो जाएगा, और ज्यादा कहीं ना कहीं भारत को प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। साउथ एशिया के अंदर जो डिटरेंस स्टेबिलिटी है वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। फिर पाकिस्तान का इंटरनेशनल लीवरेज, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा? फाइनेंस मिलेगा, पैसा मिलेगा सऊदी अरब से, मिलिट्री प्रेस्टीज मिलेगा टर्की से। तो इसकी वजह से भारत जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, वो काफी हद तक
कम हो जाता है। फिर मिडिल ईस्ट की भी डिप्लोमेसी भी आपको समझनी है। भारत, अगर आप देखोगे, अभी सऊदी अरब के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल के साथ हम स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन है हमारा, गल्फ में एनर्जी डिपेंडेंस है। तो सऊदी का टिल्ट अगर पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, जो कि अभी हमें दिख भी रहा है, तो उसकी वजह से हमें अपने स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज वाई इंडिया इज कंसर्न। और जहां तक सवाल है यूएस और इजराइल, ये भी काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि यूएस तो ट्रेडिशनली गारंटी दिया हुआ है ना सऊदी अरब को सिक्योरिटी का, कि सऊदी अरब को कोई भी अगर प्रॉब्लम है, डर है, तो यूएस उसके साथ खड़ा है। लेकिन क्योंकि अब सऊदी अरब एक ऑल्टरनेटिव डिफेंस ब्लॉक बना रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएस को भी दिखेगा कि ये डाइल्यूट हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस, और वेस्टर्न लेड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को चैलेंज किया जा रहा है। वहीं इजराइल की अगर हम बात करें, इजराइल को सबसे बड़ी चिंता यह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो न्यूक्लियर चीज़ें हैं, वो सऊदी अरब को मिल सकता है। तो इससे इजराइल काफ़ी ज़्यादा जो है कंसर्न होगा। पाकिस्तान लिंक जो डिटरेंस है, वो रीजनल कैलकुलेशंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट भी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ अच्छा है, इतने आसानी से सब कुछ हो जाएंगी। ये इस्लामिक कंट्रीज में आप देखोगे उनके खुद के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहला सऊदी टर्की राइवलरी। क्या है कि सऊदी अरब भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, टर्की भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, तो उन दोनों में आपस में पूरी राइवलरी चल रही होती है। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। पाकिस्तान तो क्या है, हर बार मतलब खड़ा हो जाता है कि भाई पैसे दे दो हमें। अब दूसरे देश भी कितना मदद कर देंगे पाकिस्तान को, तो ये इसके ऊपर सवाल है। फिर वेस्टर्न कंट्रीज का भी प्रेशर आएगा टर्की के ऊपर कि भाई आप नेटो में हो और आप ये कर क्या रहे हो यहाँ पर। फिर इसके अलावा ईरान एस्केलेट कर सकता है। ईरान को भी तो डर लगेगा ना कि ये आपस में मुस्लिम कंट्रीज क्या कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। लीगल कमिटमेंट अभी तक कोई नहीं है, तो बोलने के लिए यहाँ पर अभी काफी चर्चा हो रही है नेटो की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नेटो बनकर तैयार हो गया, इस्लामिक नेटो। अभी बहुत कुछ होना है आगे बढ़ा। आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया के अंदर इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो पर्शियन गल्फ में नहीं बहती है, पर्शियन गल्फ में जाकर नहीं गिरती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा 2027 का हमारा प्रतिज्ञा बैच, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232993। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।